Recording in progress. आज का डिस्कशन जो है इंशाल्लाह रमज़ान और डायबिटीज़ के ताल्लुक से है कि रमज़ान में डायबिटीज़ को किस तरह मैनेज करना चाहिए। अब इसमें सबसे पहला सवाल तो रोज़ा रखने के ताल्लुक से होगा कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो इसमें दो बातें ये हैं कि एक तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना मुनासिब नहीं है कि जि- ये कह देना कि डायबिटिक्स रोज़ा रख सकते हैं, ब्लैंकेट स्टेटमेंट वो भी सही नहीं है। और ये कह देना कि डायबिटीज की वजह से रोजा छोड़ सकते हैं, वो भी मुनासिब नहीं। तो वी नीड टू हैव सम क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच वी रिकमेंड इंडिविजुअल्स के वेदर टू फास्ट और नॉट। तो इंडिविजुअल डिसीजन लेना है, एक बात। दूसरी बात, इसमें जब फतवा दिया जाता है तो फतवा विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द डॉक्टर्स। डायरेक्ट मुफ्ती साहब किसी को रोजा रखने या नहीं रखने की राय देने से पहले दे विल नीड टू कंसिडर द रिकमेंडेशंस बाय द डॉक्टर्स। तो काफी इस पर रिसर्च हुआ है, स्टडी हुई है कि किस तरह इसको हैंडल किया जाना चाहिए। तो देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड डायबिटीज एंड रमजान प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और डायबिटीज एंड रमजान इंटरनेशनल अलायंस, दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको तैयार किया है। इट्स ए 333 पेज डॉक्यूमेंट विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ रमजान एंड डायबिटीज। इसी की बिना पर 2016 में भी ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था। तो उसी की बिना पर डॉक्टर शबीर सिद्दीकी साहब ने MFHRD के एक प्रोग्राम में एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया था कि डायबिटीज में रमजान में डायबिटीज को किस तरह मैनेज किया जाना चाहिए। सो दैट वाज इन 2016। तो उनके PPT से इनपुट्स लेकर और इस डॉक्यूमेंट से इनपुट्स लेकर ये प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। तो इसमें एट दैट टाइम 2016 में जो स्टडी की गई थी, that was done in about 13 countries on nearly 13,000 patients. तो मल्टीपल कंट्रीज, वहाँ के कल्चर, वहाँ के सिस्टम्स को कंसिडर करते हुए और मल्टीपल पेशेंट्स में स्टडी करते हुए तैयार किया गया है। और इट वाज नोटेड अल्हम्दुलिल्लाह कि 80% ऑफ द डायबिटिक्स इन मुस्लिम्स में जितने डायबिटिक्स हैं, 80% ऑफ देम यूज टू फास्ट एटलीस्ट पार्शियली। तो इट्स ए गुड साइन अल्हम्दुलिल्लाह। मोर देन 100 million diabetics are fasting during रमजान। तो इसमें मल्टीपल चीजें हैं। पहली चीज तो प्री रमजान क्या वर्कअप होना चाहिए। फिर रमजान के दौरान में न्यूट्रिशन प्लान, उनका एक्सरसाइज प्लान वगैरह क्या होना चाहिए। ग्लूकोज जब मॉनिटरिंग करेंगे तो उसके टाइमिंग्स और उसके कट ऑफ वैल्यूज क्या होने चाहिए। रोजा कब तोड़ सकते हैं, वो रिकमेंडेशंस। और दवाइयों को किस तरह मैनेज करना है, वो होना चाहिए। तो वो डिस्कशंस है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज प्री रमजान असेसमेंट एंड एजुकेशन है। उससे पहले एक पॉइंट ये कि वाई आर वी वरीड अबाउट डायबिटीज इन रमजान एंड नॉट वरीड अबाउट अदर डिजीजेस। बहुत सारे दूसरे डिजीजेस में हैं लेकिन उनका डिस्कशन नहीं होता, लेकिन डायबिटीज का हो रहा है इसलिए कि इट इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डाइट। खाने पीने से रिलेटेड और खाने पीने के टाइमिंग्स चेंज होने से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर डाउन हो जाना। और हाइपोग्लाइसीमिया इज ए वेरी रिस्की थिंग, जिसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। और चूंकि टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं, अगर डोजेजेस हम चेंज नहीं करते, डोजेजेस को मैनेज नहीं करते, डाइट को मैनेज नहीं करते, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
दूसरा, हाइपरग्लाइसीमिया इज ऑल्सो एन इश्यू, कि बाज लोग क्या करते हैं, क्योंकि भूखा रहना है तो दवाइयाँ स्किप कर देते हैं, और रमजान का जिस तरह का हमारा फूड हैबिट्स है उसके हिसाब से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का भी चांस रहता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया बोथ आर रिस्क फैक्टर्स। फिर हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हो गया तो एसिडोसिस हो जाता है, कीटोएसिडोसिस। और बाज मरतबा शुगर्स हाई होने की वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पेशाब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ तो थ्रोम्बोसिस होने का भी चांस रहता है। थ्रोम्बोसिस कहते हैं ब्लड वेजल्स में क्लॉट्स हो जाने, क्लॉट्स हो जाने। तो these are the risk factors because of which we are discussing about diabetes and रमजान। प्री रमजान असेसमेंट एंड एजुकेशन में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला ये कि क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी है। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस तो कर ले सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट HbA1c है, कि वी नीड टू नो द लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज बिफोर रमजान। तो रमजान से पहले HbA1c करवा लेना है, और किसी डॉक्टर से मिलकर अपने मेडिसिन मेडिसिन का डोजेजेस और टाइमिंग्स को टाइमिंग्स के बारे में ओपिनियन ले लेना है। दूसरा एस्पेक्ट इसमें ये कि वी कैन डू ट्रायल फास्टिंग इन शाबान। यहाँ शवाल मेंशन हो गया है, असल में वो शाबान है, कि जो रमजान में रोजा रखने का इरादा रखते हैं तो वो शव्वाल में ट्रायल फास्टिंग कर ले सकते हैं। और ट्रायल फास्टिंग से उनको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कितना ड्यूरेशन है और कैसे मैनेज कर सक रहे हैं, तो दिल गेट एन आइडिया हाउ टू मैनेज। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि रिस्क क्वांटिफिकेशन। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, कि रोजे में किन पेशेंट्स को कितना रिस्क है, और वो रिस्क क्वांटिफिकेशन का एक पूरा डिटेल दिया गया है जो अगले स्लाइड्स में आएगा, कि किस तरह रिस्क को कैलकुलेट करना है। फिर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, SMBG कहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कि घर में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना है तो कब कब करना है, और उसके यानी कट ऑफ रेंजेस कितने हैं। फिर रोजा कब तोड़ेंगे, किन हालात में रोजा तोड़ सकते हैं। फिर फूड वगैरह का प्लानिंग और मेडिकेशन एडजस्टमेंट, ये सारा एजुकेशन पेशेंट को करना है। उसमें रिस्क क्वांटिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इसलिए कि रोजे में मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। रमजान रिलेटेड फैक्टर्स हैं, मतलब बाज मर्तबा अलग अलग सीजन्स में रोजे का ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो जाता है। इंडिया में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक दो घंटे का फर्क पड़ता है, लेकिन जब अ, यूरोप वगैरह में चले जाएंगे तो कभी 8-10 घंटे का रोजा है, कभी 18-20 घंटे का रोजा है। तो 8-10 घंटे का रोजा है तो क्या करेंगे डायबिटीज में, और 18-20 घंटे का रोजा है तो क्या क्या करना है। जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, सीजन की वजह से, वेदर की वजह से भी अ, बहुत ज्यादा कंसिडरेशन करने पड़ेंगे। इसी तरह पेशेंट के पेशेंट के डायबिटीज टाइप पर भी डिपेंड होगा, कितने साल से है, कितने कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड हैं, क्या मेडिकेशन ले रहे हैं, क्या इंसुलिन डिपेंडेंट है या नहीं है, फिर उनको हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया होता रहता है या स्टेबल है डायबिटीज, वो सारी चीजें भी आएंगी। और इंडिविजुअल्स के एतबार से उनका एज क्या है, उनका ऑक्यूपेशन, और फिर उनका मील पैटर्न, एक्सरसाइज पैटर्न, और पर्सनल प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें को कंसिडर करके रिस्क को स्ट्रैटिफाई करना है। अब उसको रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के लिए कंप्लीट टेबल दिया गया है। यहाँ स्कोरिंग सिस्टम फॉलो किया गया है, मतलब अलग अलग रिस्क फैक्टर्स लिए जाएंगे, उसमें अगर है तो कितना स्कोर, अगर नहीं है तो कितना स्कोर, एंड फाइनली वी कंसोलिडेट ऑल द स्कोर्स एंड कम टू वन सिंगल फिगर। तो उसमें कंसिडर की जाने वाली चीजें क्या हैं। पहली चीज, कौन से टाइप का डायबिटीज है, इज इट टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो द पेशेंट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इंसुलिन रिपीटेडली। बाज लोग 2 मरतबा 3 मरतबा लेते रहते हैं रोजाना। तो टाइप 1 डायबिटीज है तो रिस्क स्कोर ऑफ 1 विल बी एडेड।
अगर डायबिटीज 10 साल से ज्यादा का है तो अगेन वन स्कोर विल बी एडेड, 1 पॉइंट विल बी एडेड टू द स्कोर। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाइपोग्लाइसीमिया। उनको शुगर डाउन कितनी मर्तबा हुई है? अगर लेस देन 1 टाइम पर वीक है तो स्कोर विल 1 पॉइंट विल बी एडेड टू द स्कोर। इफ इट इज मल्टीपल हाइपोग्लाइसीमिया, बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होता रहता है, उनको पता ही नहीं चलता, हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस है, यानी शुगर डाउन हो जाती है और उनको पता नहीं चलता। बाज लोग होते हैं जिनको शुगर डाउन होने पर एहसास होने लगता है कि पसीना हो रहा है, बेकरारी हो रही है, शिवरिंग शुरू हो रही है, तो they'll realize that hypoglycemia is happening and they can take care. But some people, they won't know that hypoglycemia is happening, यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस अगर है तो दैट्स ए हाई रिस्क सिचुएशन। तो दैट दैट विल एड ए स्कोर ऑफ 6.5। तो दैट्स ए वेरी हाई स्कोर, 6.5 पॉइंट्स ऐड हो जाए। नो हाइपोग्लाइसीमिया, कभी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हुआ है पिछले कई हफ्तों में, तो देन इट इज जीरो स्कोर। इसी तरह ग्लाइसेमिक कंट्रोल, रमजान से पहले आपने टेस्ट करवा लिया, HbA1c अगर मोर देन 9 है, दैट इज वेरी वेरी पुअर कंट्रोल। मोर देन 9 HbA1c है तो स्कोर एडेड विल बी 2। 7.5 और 9 के दरमियान में है तो 1 पॉइंट विल बी एडेड टू द स्कोर। एंड HbA1c levels less than 7.5, that indicates good control, then 0 पॉइंट्स। इस तरह ट्रीटमेंट पर, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज बीइंग टेकन? अगर डेली मिक्सड मल्टीपल इंसुलिन इंजेक्शंस ले रहे हैं, मिक्सड इंसुलिन है, मल्टीपल डोजेस ले रहे हैं, तो दैट विल एड ए स्कोर ऑफ 3। और अगर सिर्फ टैबलेट्स पर हैं, नॉन इंसुलिन, तो जीरो स्कोर है। उसमें भी टैबलेट्स में भी जैसा पिछले बार बात आई थी, सल्फोनाइल यूरियास का एक ग्रुप है, डायनिल के टाइप के टैबलेट्स, वो अगर हैं तो उनका डोजेज एडजस्ट करने पड़ेंगे, उनको भी स्कोर ऐड हो जाएगा, ग्लेबेनक्लेमाइड 1 पॉइंट ऐड हो जाएगा। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज, घर में ग्लूकोज को मॉनिटर करने की फैसिलिटी है, ग्लूकोमीटर है, और आप जानते हैं कि किस तरह मॉनिटर किया जाता है, या कोई घर में दूसरे रिश्तेदार हैं जो घर में आप पेशेंट का केयर ले सकते हैं, शुगर मॉनिटर कर सकते हैं, तो देन इट इज ओके, जीरो स्कोर। अगर नहीं कर सकते मॉनिटर या घर में फैसिलिटी नहीं है तो दैट विल एड ऑन सम पॉइंट्स टू द स्कोरिंग। इसी तरह हाइपरग्लाइसीमिया के कॉम्प्लिकेशंस, पिछले 3 महीने में हाइपरग्लाइसीमिया हो गया था, एडमिट हो गए थे, डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो गया था, तो 3 पॉइंट्स ऐड होंगे। लास्ट 6 मंथ्स में हुआ था तो 2 पॉइंट्स, पिछले 1 साल में एक मरतबा हुआ है तो 1 पॉइंट ऐड होगा, अगर नहीं हुआ है तो 0 पॉइंट्स। और इसी तरह दूसरे कॉम्प्लिकेशंस, वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, यानी ब्लड वेजल्स में सर्कुलेशन ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पैरों में जख्म हो गए हैं, सूख नहीं रहे हैं, सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, या फिर उनको कार्डियक इश्यूज हो रहे हैं, दूसरे वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो दैट्स अगेन दैट विल ऐड ऑन टू द रिस्क फैक्टर्स। तो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, स्पेशली कार्डियक वगैरह इवेंट्स हुए हैं तो 6.5 स्कोर उसको ऐड हो जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेशंस उस तरह के नहीं है तो जीरो स्कोर है। इसी तरह किडनी के कॉम्प्लिकेशंस, ऑलरेडी किडनी का फंक्शन बहुत कम हो गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर लेस देन 30 है तो दैट्स ए हाई रिस्क केस, तो 6.5 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। अगर किडनी नॉर्मल है तो 0 पॉइंट्स होंगे। और बस थोड़ी सिंपल चीजें भी एडेड हैं रिस्क फैक्टर्स में। प्रेगनेंसी में एक्चुअल रिकमेंडेशन तो उसके हिसाब से ये है कि इवन इफ डायबिटीज नहीं है तब भी उनके लिए ऑप्शन है कि रोजा रखें या ना रखें, डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग्स। पेशेंट अगर बहुत फ्रेल हैं, फ्रेल मतलब बहुत कमजोर हैं, वो खुद अपना केयर नहीं ले सकते, मोर देन 70 ईयर्स, कोई देखभाल ही करने वाला नहीं है, तो ऑल दिस विल अगेन ऐड ऑन टू दी रिस्क पॉइंट्स। प्रीवियस रमजान एक्सपीरियंस, पिछले रमजान में क्या एक्सपीरियंस रहा? अगर आसानी से रोजा रख सके हैं तो ठीक है, 0 पॉइंट्स होंगे। और फास्टिंग आवर्स,
यानी मोर देन 16 आवर्स का रोजा अगर है, 16 घंटे से ज्यादा का रोजा है, तब भी 1 पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो अब ये तमाम रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए, जिसमें टाइप ऑफ डायबिटीज भी है, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट भी है, कंट्रोल कितना है वो भी देखा गया है, और कॉम्प्लिकेशंस कब हुए थे, कितने हुए थे, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, वो भी देखा गया है। और पेशेंट का कंडीशन के वो खुद मॉनिटर कर ले सकते हैं, अ, अपने डायबिटीज का केयर ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें को कंसिडर करते हुए स्कोर्स को ऐड कर लेना है। तो पूरे स्कोर्स ऐड करने के बाद 3 कैटेगरीज इसमें बनाए गए। 0 to 3 इज लो रिस्क, 3.5 to 6 is moderate risk, or more than 6 is high risk. 0 to 3 is low risk, 3.5 to 6 is moderate risk, and more than 6 is high risk. तो इसकी बिना पर रिकमेंडेशंस क्या है कि 0 to 3 अगर है, लो रिस्क पेशेंट्स अगर हैं, तो दे कैन इजिली फास्ट इंशाल्लाह। बट मोर देन सेइंग दैट दे कैन फास्ट, इट इज बेटर दैट दे फास्ट। उनके लिए रोजे का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इट इज, दे कैन इजिली फास्ट इंशाल्लाह। तो आराम से रोजा रख सकते हैं, रोजा रखना चाहिए उनके। मॉडरेट रिस्क अगर है 3.5 to 6 पॉइंट्स तक, तो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन में होंगे वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयर के साथ, थोड़ा सा एहतियात के साथ में वो भी रोजा रख सकते हैं। इट्स नॉट सच ए मेजर प्रॉब्लम। लेकिन अगर स्कोरिंग जो है वो मोर देन 6 पॉइंट्स की है, मोर देन 6 पॉइंट्स इंडिकेटिंग दैट देयर आइदर शुगर्स आर नॉट अंडर कंट्रोल, या कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, हो रहे हैं, पिछले मरतबा हुए थे, तो दे आर एट हाई रिस्क। तो हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए रिकमेंड किया गया है, इट इज बेटर दैट दे डोंट फास्ट। अब यहाँ मसला यह होता है कि बाज लोग हाई रिस्क होने के बावजूद या मॉडरेट रिस्क होने के बावजूद रोजा रखना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके जज्बात को कबूल करे। तो उनके लिए रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि क्या क्या केयर लेने ही, कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स करना है, क्या क्या मॉनिटरिंग करना है, ताकि रोजा रखना उनके लिए आसान हो। So these are the three risk stratifications that need to be done before the start of Ramadan. तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ रमजान क्या क्या करेंगे? एक तो ट्रायल फास्टिंग करेंगे, उनको रमजान में डाइट प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या फॉलो करना है वो पूरा एजुकेशन करेंगे। उनका रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करके रिकमेंड करेंगे कि कितना रिस्क है आपका, रोजा रखना मुनासिब है नहीं है, और उनके मेडिकेशंस को एडजस्ट करेंगे। तो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। तो शुगर्स के शुगर्स को मॉनिटर करने का टाइमिंग्स क्या होना चाहिए? सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज में, अ, अगर एफबीएस कर रहे हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है ये सुबह में तो नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी डन इन द इवनिंग। इफ्तार से पहले जो टेस्ट करेंगे वो एफबीएस की कैटेगरी में आएगा। और जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, बार बार मॉनिटर करने की जरूरत है, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि दे नीड टू डू इट अराउंड सहर, सहर के आसपास में करना है कि कितना है, फिर सुबह में, फिर जोहर के बाद, फिर इफ्तार से पहले, डिपेंडिंग ऑन देयर सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज। मल्टीपल टाइमिंग्स दिए गए हैं जिसमें उनको टेस्टिंग कर लेना है। और टारगेट्स क्या है? शुगर जब टेस्टिंग करते हैं तो हाउ मच शुड वी मेंटेन इट? 1 hour before iftar is like FBS, 2 hours before iftar, 2 hours after iftar is like PPBS। और जब भी सस्पिशन हो हाइपोग्लाइसीमिया का, वो कर लेंगे आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। टारगेट क्या है कि बिफोर इफ्तार, इफ्तार के पहले 130, 100 to 130, बिलो 100 नहीं जाना है, 100 to 130 तक इट इज ओके, इट्स आइडियल। और पीपीबीएस इन 2 hours आफ्टर इफ्तार इट शुड बी लेस देन 180। और अगर घर में नहीं कर रहे हैं, बाहर टेस्ट करवा रहे हैं, या फॉलोअप करना है डॉक्टर के पास, तो आइडियली 3 times ड्यूरिंग रमजान, 3rd रमजान, 10th रमजान एंड 20th रमजान शुड बी दी फॉलो। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि रोजा कब तोड़ेंगे। शुगर्स मॉनिटर कर रहे हैं, तो कितना रीडिंग आया
तो रोजा छोड़ सकते हैं। वो रिकमेंडेशन यहाँ दिया गया है कि ब्लड ग्लूकोज इफ इट इज लेस देन 70, 70 से कम हो गया है तो फिर रोजा तोड़ देना उनके लिए मुनासिब है। अगर 70 to 90 है, 70 to 90 आ गया है, तो देर इज हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया, तो दे विल नीड टू मॉनिटर एंड रीचेक द ग्लूकोज 1 आवर लेटर। 1 घंटा छोड़ के फिर से चेक करना है, उसको फॉलो करते रहना है। अगर मेंटेन हो गया तो ठीक है, अबव 70। अगर बिलो 70 हो गया तो रोजा खोल देना मुनासिब है। और अगर हाइपर ग्लाइसीमिया हो रहा है, मोर देन 300 शुगर जा रही हैं, तब भी उनके लिए रोजा खोल देना मुनासिब होगा। अच्छा। या फिर उनके लिए सिम्टम्स शुरू हो गए हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, हाइपरग्लाइसीमिया के, या डिहाइड्रेशन, या दूसरे कोई एक्यूट इलनेसेस हो गए हैं, तब भी वो रोजा छोड़ सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या है? शिवरिंग होने लगती है, ट्रेमलिंग होने लगती है, पसीना हो रहा है, पैल्पिटेशंस यानी हार्ट बीट बढ़ गई है, सीवियर भूख और प्यास लग रही है, और पेशेंट कंफ्यूज्ड होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, और फाइनली बेहोश हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया में तो सबसे पहले पेशाब बहुत हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, और डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, तो बार बार पेशाब होने की वजह से, और क्योंकि पानी भी नहीं पी रहे हैं तो सीवियर थर्स्ट होगी, और सीवियर डिहाइड्रेशन होना शुरू होगा। फिर आगे जाकर अगेन उनको उनके लिए भी कंफ्यूजन स्टेट होगा। कीटोसिस बोलते हैं, कीटोसिस में वॉमिटिंग, abdominal पेन स्टार्ट हो जाएगा। So if these symptoms develop again, they need to break their fast. So in today's discussion, to summarize, we have covered pre-Ramazan planning of diabetes. दो तीन चीजें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रमजान से पहले शाबान के महीने में डॉक्टर से मुलाकात करके अपना प्रोग्राम सेट करना है, अपने आप को एजुकेट कर लेना है। दो तीन चीजें होंगी उसमें, एक तो इन्वेस्टिगेशंस होंगे, HbA1c करवा लेना है, एंड इफ इट इज बिलो 7.5 इट इज आइडियल, above 9 है तो दैट इज नॉट गुड कंट्रोल, we will need to modify our doses. दूसरा, ट्रायल फास्टिंग इन शाबान, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रोजा रख के ट्राई कर लेना है, स्पेशली शुगर के डोज, टैबलेट्स के डोजेस वगैरह भी। और तीसरा एस्पेक्ट, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कर लेना है, मल्टीपल फैक्टर्स को चेक करके आप रिस्क कितना है। अगर लो रिस्क है तो आसानी से रोजा रख सकते हैं विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशंस। मॉडरेट रिस्क है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी डोजेजेस को, और बार बार चेक करते रहना भी पड़ेगा। हाई रिस्क है तो इट इज बेटर नॉट टू फास्ट। और अगर रोजा रखना चाहते हैं हाई रिस्क के बावजूद, तो दे नीड मोर केयरफुल मॉनिटरिंग एंड सम सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। हेल्थ केयर एक्सेस भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि हॉस्पिटल कितनी करीब है, कितना आसानी से हॉस्पिटल जा सकते हैं किसी कॉम्प्लिकेशन के सिचुएशन में, तो वो एस्पेक्ट भी अ, रखना जरूरी है। फिर रोजा तोड़ने के लिए क्या कंडीशंस हैं? लेस देन 70 शुगर चला जाए, या मोर देन 300 चला जाए, या फिर सीवियर सिम्टम्स ऑफ हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, तो उस वक्त में रोजा तोड़ा जा सकता है। अगर 70 to 90 के दरमियान में शुगर रीडिंग्स हैं तो मॉनिटर करते रहना है, एक एक घंटे में एक बार। और अगर मेंटेन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं मेंटेन हो रहा है तो फिर उसको रोजा छोड़ सकते हैं। तो अगली बार जो डिस्कशन होगा वो रमजान में डाइट प्रोग्राम क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है, और जो मेडिकेशंस हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयों को, कौन सी दवाइयों को किस तरह अल्टर कर सकते हैं डोजेजेस, उसके रिकमेंडेशंस इंशाल्लाह अगली बार डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।